ये है मिस्टीवर्स स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, जहां किस्मत खेलती है अपना खेल और जहां एक साधारण इंसान बन सकता है असाधारण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गरीब से करोड़पति सुपर फाइटर की रहस्यमयी कहानी। सभी हैरान होकर विशाल राठौड़ को अभय को गले लगाए देख रहे थे। विशाल ने अभय के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अभय, उस दिन तुम अगर मेरी जान न बचाते तो आज मैं यहाँ सबके बीच न होता। थैंक यू यंग मैन। वहाँ मौजूद लोगों में खुसर फुसर चालू हो गई कि अभय ने विशाल राठौड़ की जान बचाई, पर कब और कैसे? अभय ने खुद को घूरते लोगों की तरफ देखा और मन में बोला। अभय ने मन ही मन कहा, अरे ये अंकल तो मेरा सीक्रेट आउट करके मानेंगे, अब इनका रेडियो कैसे बंद करूं? अभय ने विशाल से कहा, सर, मेरा नाम अभय है, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो आप मुझे समझ रहे हैं, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा फेस ही इतना कॉमन है कि आए दिन कोई न कोई मुझे कोई और समझ ही लेता है। विशाल राठौड़ ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराने लगा, जैसे उसे अभय के मन की बात समझ आ गई थी। विशाल ने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, तुम वो नहीं हो। वो क्या है? मैं 60 साल का हो गया हूं तो आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, बुढ़ापे का असर, आई एम सॉरी। विशाल की बात सुनकर जैसे सबको तसल्ली हुई, क्योंकि किसी से भी विशाल का अभय को इतना रिस्पेक्ट देना अच्छा नहीं लगा था। रिया और अनुराग ने तो जैसे चैन की सांस ली, और तभी अनुराग ने मौके का फायदा उठाए के बारे में सोचा। अनुराग ने कहा, मिस्टर विशाल, ये एक मामूली सा सुपरवाइजर है, आपको इसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना ये मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। अभी आपसे कोई न कोई फेवर मांग लेगा। दरअसल इसकी इस पार्टी में आने की औकात ही नहीं थी, देखिए इसके होने से सब कितना अनकंफर्टेबल है। विशाल राठौड़ अनुराग की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरी पार्टी में किसी को अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। एक मिनट रुको, मुसीबत को बाहर फेंकवा देता हूँ। ये सुनकर अनुराग बहुत खुश हो गया। उसने अभय को हीनता से देखा और फिर सूर्या और रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इस बीच विशाल राठौड़ ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां बुला लिया, और फिर उसने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसने अनुराग की तरफ इशारा किया और कहा, सिक्योरिटी, इन सर को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो जरा, और इनके साथ जिसे भी इस लड़के से दिक्कत है वो भी बाहर जा सकता है। अनुराग को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे सिक्योरिटी ने पकड़ा और बाहर ले गए। विशाल भी वहां से चला गया, और रिया और सूर्या उसका मुंह ताकते रह गए। रिया ने सूर्या को देखते हुए कहा, सूर्या, आखिर है क्या इस 2 कौड़ी के आदमी में, जो इसके लिए विशाल राठौड़ ने अनुराग को बाहर निकाल दिया? सूर्या के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से में अभय को देखता रहा, और रिया, उसे तो मन ही मन अभय से जलन हो रही थी। जब तक वो उसके साथ था वो गरीबों वाली जिंदगी जी रहा था, और अब डाइवोर्स के बाद अचानक अमीर लोगों में उठने बैठने लगा। रिया इसके पीछे के राज को समझ नहीं पा रही थी। यही हाल कशिश का भी था। उसके दिमाग में भी अभय को लेकर कई सवाल थे, जो उसने आखिरकार अभय से पूछ ही लिया। कशिश ने कहा, अभय सर, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतने पैसे वाले होते हुए भी इतना लो प्रोफाइल क्यों रहते हैं? इतने सिंपल कपड़े, कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की जॉब, और कोई शो ऑफ नहीं? अभय ने कशिश को देखते हुए कहा, क्यों कशिश, क्या अब सबकी बातें सुनकर तुम्हें मेरे साथ शर्म आ रही है? कहीं मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के अपने डिसीजन पर पछतावा तो नहीं हो रहा? कशिश हड़बड़ाते हुए बोली, नॉट एट ऑल सर, बस क्यूरियोसिटी की वजह से पूछ लिया, आप गलत। कशिश अपनी बात पूरी कह पाती उससे पहले ही अभय का फोन बजने लगा। फोन मिहिका का था। अभय फोन पर बात करने के लिए साइड में आया। अभय ने कॉल पिक किया और कहा, पार्टी खत्म होने वाली है मिहिका, मिशन आज ही पता चलेगा या अगले जन्म तक का वेट करना है? मिहिका ने जवाब दिया, अभय, अगर अपनी 1 नाइट गर्लफ्रेंड से थोड़ी फुर्सत मिले तुम्हें तो कुछ पता चले ना। अभी अभी जो मिस्टर विशाल राठौड़ तुमसे मिलकर गए हैं वही हमारे क्लाइंट हैं। उन्हें शक है कि उनकी बेटी की जान को खतरा है।
उसे प्रोटेक्ट करना ही हमारा मिशन है। अब जरा खाना पीना छोड़कर काम पर ध्यान दो। मिहिका ने फोन काटा तो अभय इधर उधर देखते लगा और खुद से कहा, ये क्या मेरी जासूसी कर रही है? इसे क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ? तभी पार्टी में तालियां बजने लगी। अभय ने ध्यान दिया तो देखा कि स्टेज पर विशाल राठौड़ हाथ में माइक लिए खड़ा था। पूरा मीडिया वहां इकट्ठा था। उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर कमिंग टुनाइट। आज की पार्टी जिस खास मकसद के लिए रखी गई है, अब उसके अनाउंसमेंट की बारी है। मेरी बेटी सानिया कंपनी में एज वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रही हैं। प्लीज सानिया, कम ऑन स्टेज। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और तब स्टेज पर एक लड़की चढ़कर आगे आई। उसे देखकर अभय हक्का बक्का रह गया। अभय ने मन ही मन कहा, ये तो वही लड़की है जो पार्किंग में उस बदमाश को दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। इसे प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? ये तो अकेली 10 पर भारी पड़ेगी। इतने में विशाल ने कहा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और करना है मुझे। विशाल राठौड़ ने जैसे ही ये कहा, सब क्यूरियोसिटी से उसे देखने लगे। फिर विशाल ने आगे कहा, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि सानिया 25 साल की हो चुकी है और अब तो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई है, लेकिन फिर भी अब तक सिंगल है। तो बस यही कहना है कि एलिजिबल बैचलर्स आप सानिया को अप्रोच कर सकते हैं और मुझे भी। ये सुनकर सानिया हैरानी से विशाल की तरफ देखने लगी और तभी विशाल जोर जोर से हंसने लगा। सानिया ने नाक चढ़ाई तो वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी हंसने लगे। विशाल राठौड़ अपने मजाकिया बर्ताव के लिए जाना जाता था। सबको समझते देर न लगी कि ये भी एक मजाक ही था। फिर सभी पार्टी एंजॉय करने लगे। अभय फिर से एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। वो यहाँ वहाँ देख रहा था, तभी उसके पास सूट बूट पहने एक आदमी आया और उसने अभय से कहा, मिस्टर अभय, ये आपके लिए। उस आदमी ने अभय को एक विजिटिंग कार्ड पकड़िया और वहां से चला गया। अभय ने देखा कि उस पर एक मोबाइल नंबर लिखा था और कार्ड पर नाम था विशाल राठौड़। अभय कार्ड देख ही रहा था, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, कौन हो तुम? अभय ने घूमकर देखा तो उसके पीछे सानिया खड़ी थी। अभय ने जवाब दिया, अभय हूं मैं। सानिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे नाम का क्या करूं मैं? तुम कौन हो से मेरा मतलब है कि तुम एक्चुअल में कौन हो और मेरे पापा को कैसे जानते हो? अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। सानिया ने फिर कहा, झूठ। फिर उन्होंने तुम्हें अपना कार्ड क्यों भिजवाया? हर किसी को अपना पर्सनल नंबर नहीं देते वो, और उन्होंने तुम्हें सबके सामने हक भी किया था। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस सीआईडी, तुमने सुना नहीं कि तुम्हारे पापा से मुझे पहचानने में गलती हो गई थी? सानिया ने थोड़ा गुस्से में कहा, पागल, किसी और को बनाना तुम। पापा ऐसी गलतियां नहीं करते, और तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद पता कर लूंगी। अभय ने सानिया को थम्स अप का इशारा कर दिया। सानिया जाने लगी लेकिन अचानक से रुक गई और मुड़कर फिर से बोली, एक बात और, अगर पापा को बताया न कि पार्किंग में क्या हुआ था तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुंह बंद ही रखना और मैं पता करके रहूंगी कि तुम कौन हो। पार्टी खत्म होने पर अभय और कशिश बाहर निकल आए। कशिश ने अभय को देखते हुए कहा, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं सर? अभय ने जवाब दिया, थैंक्स कशिश, मैं मैनेज कर लूंगा, बाय। कशिश के जाते ही अभय ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ओह, ऐसे लग रहा है कि ये तो कल ही शादी के लिए प्रपोज कर देगी। वैसे मैं हूं ही कमाल की चीज। अभय सड़क पर पैदल चलने लगा। मौसम इतना अच्छा था कि अभय को ठंडी हवा के झोंकों से बड़ी राहत मिल रही थी और तभी अभय की नज़र रास्ते पर एक भिखारी पर पड़ी जिसे एक आदमी दुत्कार रहा था। अभय को अचानक ही अपने पिछले 3 साल याद आ गए। न जाने ऐसी कितनी ही डांट सही थी उसने रिया और उसकी सास रेणुका की। अभय का मन मायूस हो उठा। उसने जेब से 2 500 रुपए के नोट निकालकर उस भिखारी को दे दिए। वो मुड़कर वापस चलने लगा और एक सुनसान गली से गुजर रहा था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। अभय ने घूमकर हाथ जोर से घुमाया तो पीछे चल रहे आदमी के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। उस आदमी को देखकर अभय हैरान रह गया।
और साथ ही खुद के रिफ्लेक्सर्स देखकर भी 3 साल बाद भी अभय उतना ही फुर्तीला था। अभय ने आश्चर्य से कहा, तुझे मजबूर समझा था, तू तो विलियन निकला, साला 1000 रुपए की कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में। इसी बीच भिखारी बने उस आदमी ने अपना कंबल उतार कर फेंक दिया। तब अभय को समझ आया कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, उसकी बॉडी किसी फाइटर जैसी थी। पर वो अभय को मारने क्यों आया था? क्या वो कोई उसका दुश्मन था? अभय समझना ही चाहता था कि तभी देखते ही देखते वहां उस गुंडे के 2-3 साथी और आ गए। अभय ने कहा, कौन हो तुम लोग और मुझसे क्या चाहते हो? उस भिखारी ने कहा, अभी जब हम तुझे मारेंगे तब सब समझ आ जाएगा। सभी ने अभय को घेर लिया और उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो शिकारियों के बीच फंसा उनका शिकार हो। अभय ने पिछले 3 साल से कभी लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा डरा हुआ था। और तभी सभी ने एक साथ अभय पर धावा बोल दिया और तब अभय ने वो किया जिसकी उम्मीद खुद उसने अपने आप से नहीं की थी। वो हवा में उछला और घूमते हुए उसने एक ही बार में सभी पर अपनी लात से वार कर दिए और फिर एक के बाद एक वो खुद पर हो रहे हर वार को रोकता गया और गुंडों पर वार करता गया। अभय भले ही 3 साल से आउट ऑफ प्रैक्टिस था, लेकिन उसकी मसल मेमोरी में सब कुछ फ्रेश था। ये देखकर अभय खुशी से ऐसे चिल्लाया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी खोई हुई चीज दोबारा पाने के बाद खुश होता है। अभय ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, यस, मुझे तो सब याद है। और तुम सबको क्या लगा? मैं गार्डन में वॉक करने निकला था, मुझको जानते नहीं हो तुम लोग। आओ एक एक को जन्नत दिखाता हूँ। अभय एक एक कर सभी को बुरी तरह मारने लगा। वो सभी भागने की कोशिश करते लेकिन अभय से कोई नहीं बच पा रहा था। कुछ ही पलों में सब जमीन पर थे और तभी अभय को एक डांट हाथ पर आकर लगा। अभय ने इधर उधर देखा, दूर कार में उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। उसी ने अभय पर डार्ट गन चलाया था। अभय ने हाथ से खींचकर उस डार्ट को बाहर निकाला तो उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। अभय ने अपने शर्ट की एक स्लीव को फाड़ा और उसे अपने हाथ पर बांध लिया और वो जैसे ही कार में बैठे उस आदमी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ही लड़खड़ाकर गिर गया। उसे बेहोशी महसूस होने लगी और ये उस डांट का असर था। वो आदमी कार से उतरकर अभय के पास आया और किसी को फोन मिलाया और कहा, आपका काम हो गया है मैम। अभय सब सुन पा रहा था लेकिन चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था और अब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वो आदमी उठा और कार में बैठकर वहां से निकल गया और अभय की धीरे धीरे बंद होती आंखें कुछ ही देर में पूरी तरह बंद हो गई। अभय, उठ अभय। अभय की आंखें एक आदमी की आवाज से खुली। उसके सामने मनोज था और वो उसके घर में था। मनोज ने कहा, अभय ये तेरे हाथ में चोट कैसी है? तू ठीक है ना? और दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, फिर तू अंदर कैसे आया? अभय को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे मनोज के घर किसने छोड़ा होगा, पर वो कल रात की बात बताकर मनोज को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने साइड में रखी शराब की बोतल को देखकर मनोज से झूठ बोल दिया। अभय ने कहा, अरे कुछ नहीं, मैं गिर गया था, उसी से लग गई और दरवाज़ा खुला था, वरना मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो अंदर से बंद दरवाजे को बाहर से खोल लूँगा। कल रात को जरूर शराब पी होगी तूने, इसलिए याद भी नहीं है कि दरवाज़ा बंद किया या नहीं। मनोज ने शराब की बोतल को देखकर कहा, हाँ पी तो थी कल रात, पर दरवाज़ा बंद किया था, पर हो सकता है खुला रह गया हो। मनोज अपना सिर खुजाते हुए वहां से चला गया, पर अब अभय सोच में पड़ गया था। अभय ने फिर कहा, किसने छोड़ा होगा मुझे यहाँ? और कल वो लोग कौन थे? अगर मुझे मारना नहीं था तो फिर मुझ पर अटैक क्यों किया? क्या उस कार से आए आदमी ने बचाया मुझे, या वो भी उन गुंडों का साथी था और वो फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था? कौन होगी वो? अभय खुद पर हुए हमले के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके फोन पर खुशी का वॉइस मैसेज आया। अभय, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, 10 मिनट में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, रेडी रहना। अभय हैरान था कि खुशी उसे कहाँ लेकर जा रही है, पर कुछ जानी पहचानी गलियां देखकर अभय का चेहरा तन गया और जैसे ही एक सोसाइटी के बाहर जाकर खुशी ने कार रोकी तो अभय के चेहरे का रंग उड़ गया। अभय ने कहा, खुशी तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ तो रिया रहती है।
रिया की बिल्डिंग के बाहर खड़ा अभय हैरान होकर खुशी को देख रहा था। खुशी ने अभय को देखते हुए कहा, अभय हम रिया के घर नहीं जा रहे, वहां जा रहे हैं। ऐसा कहकर खुशी ने 50 मंजिल की एक शानदार बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। अभय ने आज तक ये बिल्डिंग सिर्फ बाहर से ही देखी थी, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए अमीर होना जरूरी था। अभय खुशी के साथ चलने लगा। जब लिफ्ट में जाने के बाद खुशी ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया तो अभय ने हैरानी से पूछा, टॉप फ्लोर? कोई बहुत ही अमीर आदमी लगता है, कौन है? खुशी ने कहा, सब्र रखो बालक, सब्र का फल मीठा होता है, अभी पता चल ही जाएगा। जब अभय फ्लैट में घुसा तो उसे देखकर हैरान रह गया। फ्लैट एक बड़ा सा पेंट हाउस था, जिसकी छत से पूरा शहर दिख रहा था, यहाँ तक बादल भी उससे नीचे दिख रहे थे। अभय ने फिर से खुशी को देखा। अभय ने क्यूरोसिटी से कहा, अब तो बता दे किसके घर आए हैं हम? खुशी ने एक चाबी निकालकर अभय के सामने रखते हुए कहा। खुशी ने अभय को देखते हुए कहा, तुम्हारे? ये सुनकर अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। भले ही उसके पास ऐसे 100 से ज्यादा फ्लैट्स खरीदने के पैसे थे, लेकिन 3 साल उसने जो मिडिल क्लास वाली जिंदगी जी थी, वो बड़े सपने देखना भूल ही गया था। अभय ने आश्चर्य से कहा, मेरा फ्लैट? सच में खुशी? खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ भाई हाँ, तुम वॉचमैन ग्रुप के बेस्ट मेंबर्स में से एक हो अभय, यू डिजर्व इट। और देखो, जिस रिया और उसकी माँ ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, आज उनका घर तुमसे कितना नीचे है। इनफैक्ट यहाँ से तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है अभय। अभय ने शांत स्वर में कहा, मेरा बदला तो तब पूरा होगा जब उन दोनों माँ बेटी को ये रियलाइज होगा कि उन्होंने जरा से गोल्ड के लालच में पूरी की पूरी गोल्ड माइन को गंवा दिया है। खुशी ने अभय के पीठ पर मारते हुए कहा, शाबाश मेरी गोल्ड माइन, अब जल्दी से अपना सामान लेकर आ जाओ यहाँ, मैं तुम्हारा यही वेट कर रही हूँ। अभय एक्साइटेडली वहां से निकला और सीधे मनोज के घर गया जहां उसका सामान रखा था, पर दरवाजे पर ही मनोज की बात सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। यार तू कैसे भी करके मुझे कोई जॉब दिला दे, मेरे पास मेरे बच्चे के इलाज के पैसे नहीं हैं, कुछ भी करूंगा, बस काम चाहिए। मनोज ये बात किसी से फोन पर कह रहा था। मनोज लगभग रो ही दिया थे। ये देखकर अभय का दिल जैसे टूट सा गया। अभय ने अपने आप से कहा, मनोज इतना खुदगर्ज है कि किसी से पैसे नहीं मांगेगा, पर इतना पैसे वाला होकर भी अपने दोस्त की मदद न कर पाओ तो किस काम का ऐसा पैसा, कुछ तो करना होगा। अभय ऐसे अंदर घुसा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। अभय ने मनोज को देखकर कहा, मनोज, मेरे रहने का बंदोबस्त हो गया है, मैंने तुझे अपना बैग और वो बॉक्स दिया था, वो लाकर दे दे। मनोज बिना कुछ कहे अंदर गया और सामान लेकर वापस लौटा। उसका मायूस चेहरा अभय से देखा नहीं जा रहा था। अभय ने फिर कहा, मनोज एक बात और, मैंने एक दोस्त से कहकर कल तेरे लिए इंटरव्यू रखवाया है, लार्सन टेक कंपनी में कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना वहां। इंटरव्यू के बारे में सुनकर मनोज बहुत खुश हो गया। उसने कसकर अभय को गले लगा लिया। मनोज ने इमोशनल होते हुए कहा, थैंक यू भाई, वैसे क्या काम है वहां? अभय ने कहा, तू पहुंच तो सही कल वहां, फिर बताता हूं। अभय वहां से निकला और मिस्टर ओबरॉय को फोन मिलाया और कॉल पिक होते ही कहा, मिस्टर ओबरॉय कल आपको मेरे एक फ्रेंड का इंटरव्यू लेना है, बी रेडी। अभय ने फोन काटा और सीधा अपने नए फ्लैट की बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। वो टैक्सी वाले को पैसे दे ही रहा था कि तभी पीछे से एक औरत चिल्लाकर बोली, यहाँ क्या कर रहे हो तुम अभय? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहाँ फिर लौट आए, बेशर्म कहीं का। ये अभय की सास रेणुका की आवाज थी, जो अभय को उसके सामान के साथ देखकर गुस्सा हो गई थी। अभय ने कहा, इस जगह पर केवल आपका ही घर नहीं है मिसेस सिंघानिया। रेणुका ने फिर चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, अगर मेरे घर नहीं आ रहा तो कहाँ जा रहा है? तुझ जैसे फटीचर को कौन बुलाएगा, बहाने तो देखो इसके। अभय ने आज तक बहुत बेइज्जती सही थी। रिश्तों के लिहाज में वो हमेशा चुप ही रहा, लेकिन जब रिश्ता ही टूट गया था तो चुप रहने की कोई वजह ही नहीं बची थी।
अभय ने जवाब दिया, पहली बात तो वो घर आपका नहीं है मिसेस सिंघानिया, मेरा है, जो आपने धोखे से अपने नाम कर लिया। वो तो मिस्टर सिंघानिया के एहसान तले दबा हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, वरना न मैं मेरा घर छोड़ता और ना आपको। अभय मुड़ा और अपना सामान लेकर अपनी बिल्डिंग की तरफ चला गया। अभय के मुंह से ये बातें सुनकर रेणुका को अपने कान पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़के की उसके सामने जुबान नहीं खुलती थी, वो आज इतना कैसे बोल रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरानी रेणुका को अभय को उस बिल्डिंग में जाते देख हुई जहां पैसे वाले लोग रहते थे। रेणुका अभय के पीछे पीछे बिल्डिंग में जाने लगी तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। रेणुका चिढ़ गई। रेणुका ने गुस्से में कहा, अरे आपने उस फटीचर को तो रोका ही नहीं जो अभी अभी अंदर गया है, फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? गार्ड ने कहा, मैंने सर को नहीं रोका क्योंकि सर का घर है इस बिल्डिंग में, आज ही शिफ्ट हुए हैं, और आप उन्हें फटीचर बोल रही हैं। सर फटीचर होते तो मुझे टिप में 2000 रुपये नहीं देते। रेणुका को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके लिए ये बात बहुत बड़ा सवाल बन गई कि आखिर अभय इतने महंगे घर में कैसे रह सकता है। अब उसकी इज्जत पर बनाई थी, इसलिए उसने ठाना कि वो इस राज को जानकर रहेगी। वहां जैसे ही अभय ने डोरबेल बजाई तो मिहिका ने दरवाजा खोला। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। अभय ने कहा, वाह, मेरे वेलकम के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं। मिहिका ने गुस्से में कहा, अभय यहाँ क्या कर रहे हो तुम, और ये अपना सामान लेकर क्यों आए हो? अभय ने इग्नोर करते हुए जवाब दिया, मकान मालिक से ये सवाल कौन करता है यार? मिहिका ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मकान मालिक, ये घर मेरा है, यहाँ मैं रहती हूँ। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह यार, मुझे नहीं पता था घर के साथ घरवाली फ्री की स्कीम चल रही है यहाँ। ये सुनकर मिहिका का पारा ऊपर चढ़ गया और दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी अंदर से खुशी बाहर आई। खुशी ने गुस्से में कहा, अरे दोनों चुप हो जाओ, ये घर तुम दोनों का है। मिहिका दी, हेड ने अभय को यहाँ रुकवाने के ऑर्डर दिए हैं, और आप चाहो न चाहो हेड का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। मिहिका, हेड का ऑर्डर है इसलिए कुछ नहीं बोल रही, लेकिन इसे समझा देना खुशी कि अगर यहाँ लिमिट में रहे, ज्यादा बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। मिहिका गुस्सा होकर अपने रूम में चली गई। अभय फिर बोला, खुशी, मिहिका भी यहाँ रहेगी, ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे, और इसकी प्रॉब्लम क्या है, हर वक्त एंग्री मोड में क्यों रहती है, पहले तो ऐसी नहीं थी। खुशी ने कहा, मैं शेरनी के मुंह में हाथ नहीं डालने वाली थी। अभय तुम खुद ही पूछ लेना उनसे, अब तो तुम फ्लैटमेट्स भी बन गए हो, जाओ अपना रूम देख लो। अभय के नए घर में हर सामान था, इतना लग्जूरियस घर था कि होटल भी मात खा जाए। अभय कभी बाथरूम में लगे ऑटोमेटिक शावर को वॉइस कमांड देता तो कभी ऑटोमेटिक लाइट्स को। हालांकि 3 साल पहले भी अभय ऐसी ही जिंदगी जी रहा था, लेकिन अभय को आज ऐसा लग रहा था जैसे ये कई सालों पहले की बात हो। कुछ देर बाद अभय किचन में गया तो देखा मिहिका और खुशी खाना खा रही थी। अभय ने आव देखा न ताव, मिहिका की प्लेट से रोटी का एक कोर तोड़कर खाते हुए कहा, ओ माय गॉड, पूरे 3 साल बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाया मिहिका। अभी भी वही जादू है तुम्हारे हाथों में, 3 साल तक ऐसा अच्छा खाना बहुत मिस किया यार। खुशी ने मिहिका की तरफ देखा जो बस अब गुस्से से फटने ही वाली थी। मिहिका ने कहा, तुम्हारी हट्टी कट्टी बॉडी देखकर लगता तो नहीं कि तुमने खाने को मिस किया, लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें काफी खिलाया पिलाया है। अचानक से डिनर टेबल पर खामोशी छा गई। मिहिका ने तैश में सब बोल तो दिया था, पर अब उसका रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। अभय ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो उसके फोन पर एक अननोन नंबर से फोन आने लगा। अभय ने साइड में जाकर फोन उठाया तो एक लड़की की आवाज आई। अभय, मैं विशाल राठौड़ की बेटी सानिया बोल रही हूँ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज जल्दी से होटल हिल्टन रूम नंबर 1205 में आ जाओ। बस इतना बोलते ही फोन कट गया। अभय किचन में आया और खुशी से बोला, मुझे कहीं जाना है। खुशी ने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ, किसका फोन था? अभय ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है। अभय जल्दी से वहां से निकल गया।
कुछ ही देर में वो होटल हिल्टन के उस रूम के बाहर था जहां सानिया ने उसे बुलाया था। अभय ने बेल बजाई पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। 2-3 बेल्स के बाद भी जब कोई नहीं आया तो अभय ने दरवाजे को धक्का दिया और तब अचानक से दरवाज़ा खुल गया क्योंकि रूम अंदर से लॉक नहीं था। अभय अंदर घुसा तो रूम में बिल्कुल अंधेरा था। अभय ने चारों तरफ आवाज दी, सानिया, सानिया, कहाँ हो तुम? अभय ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अभय पलटा तो देखा सानिया वहां खड़ी थी। उसने एक सेक्सी शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। अभय ने पूछा, ये सब क्या है सानिया? तुमने तो कहा था कि तुम प्रॉब्लम में हो। सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ी और देखते ही देखते वो अभय के एकदम करीब आ गई। उसने अभय के गले में हाथ डाला और बोली, जब से तुम्हें देखा है ठीक से ना खा पा रही हूँ और ना कहीं दिल लग रहा है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है तो और क्या है? सानिया ने अभय को बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर चढ़ने लगी। तभी अभय फुर्ती से पलटा और खुद सानिया के ऊपर आ गया। अभय ने कहा, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है डार्लिंग, मन कर रहा है तुम्हें। अभय बोलते बोलते सानिया के बेहद करीब चला गया। वो सानिया को किस करने ही वाला था कि इतने में सानिया ने उसे अपने ऊपर से धक्का दिया और पीछे हटते हुए बोली। सानिया ने गुस्से में कहा, दूर रहो, मैंने ये सब तुमसे तुम्हारी सच्चाई उगलवाने के लिए किया था, पर तुम तो ठरकी निकले, मौके का फायदा उठाने लगे। अभय जोर जोर से हंसने लगा। सानिया हैरान होकर अभय को देख रही थी। अभय ने हंसते हुए कहा, पता था मुझे कि जरूर तुम्हारा कोई ड्रामा चल रहा है। पहली नज़र का प्यार सब ड्रामा ही तो होता है, इसलिए तुम्हारे नाटक में मैं भी शामिल हो गया। वरना ये रिलेशनशिप प्यार व्यार सबसे भरोसा उठ चुका है मेरा। पर एक नंबर की बेवकूफ़ हो तुम। अगर मेरी जगह सच में मौके का फ़ायदा उठाने वाला कोई लड़का होता तो क्या करती? सानिया ने कहा, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, पार्किंग वाली बात भूल गए। मुझे तो बस ये जानना है कि मेरे पापा से क्या रिलेशन है तुम्हारा? अभय ने शांत स्वर में कहा, वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है, पर तुम हो ना ओवर स्मार्ट, पता कर लो, और आगे के प्लान्स के लिए ऑल द बेस्ट। अभय वहां से जाने लगा तो सानिया बोली, अभय, पापा को मत बताना, समझे? अभय ने सानिया को घूर कर देखा। सानिया ने फिर कहा, प्लीज पापा को मत बोलना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। अभय ने कहा, सारी बातें अपने पापा से छिपाती हो, इसके पीछे क्या राज है? सानिया ने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं बता रही, खुद पता कर लो। अभय मुस्कुराया और वहां से निकल गया। वही दूसरी तरफ अभय के घर से निकलने पर खुशी मिहिका से बोली, आप अभय से हमेशा गुस्सा क्यों रहती हो दी? और आज तो आपने हद ही कर दी। उसका डिवोर्स हो गया तो एक्स वाइफ की बात करने की क्या जरूरत थी आपको? बेचारे का मूड खराब कर दिया। मिहिका ने कहा, इतना भी कोई बेचारा नहीं है वो तेरा अभय। जिस लड़की के साथ 3 साल में कोई रिलेशन नहीं बना उसको सोचकर क्यों इतना सेटी होना? उसने पहले भी मिशंस के लिए फेक रिलेशनशिप्स बनाए हैं, फिर इस बात को इतना क्यों बढ़ा रहा है? ग्रुप छोड़कर फैमिली प्लानिंग करने का इरादा है क्या उसका? खुशी जो ध्यान से मिहिका को देख रही थी बोली, मिहिका दी, क्या आप अभय को लाइक करते हो? क्योंकि एक लड़के को किसी और लड़की के लिए सेटी होते देख वो ही लड़की दुखी हो सकती है जिसके मन में उसके लिए कोई स्पेशल फीलिंग हो। मिहिका ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वहां से चली गई। अभय घर लौटा और अपने रूम में जाने लगा तभी उसे मिहिका के रूम से कुछ आवाज आई। अभय चौकन्ना हो गया। उसे उसी पल शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मिहिका इस वक्त घर पर नहीं हो सकती थी। खुशी ने सुबह ही उसे बताया था कि वो दोनों रात को किसी मिशन पर जाने वाले हैं। अभय ने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की, पर अब अंदर सन्नाटा था। लेकिन अभय को जैसे यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। वो थोड़ा पीछे हटा और अपने एक ही वार से दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर का नज़ारा देखकर वो भौचक्का रह गया। मिहिका को कुछ लोगों ने रस्सियों की मदद से एक कुर्सी पर बांध दिया था और उसके मुंह पर पट्टी लगा दी थी। मिहिका ने घबराई नजरों से अभय की तरफ देखा। अभय, इस लड़की के मुंह पर टेप लगाकर तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत किच किच करती हैं ये।
वो सभी लोग अभय को घूर रहे थे। अभय, वैसे तुम लोग वेट किसका कर रहे हो? जो करने आए हो वो करो ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे तो वैसे भी नींद आ रही है बहुत। वो सभी आदमी हैरानी से अभय को देखने लगे और मिहिका तो अभय को घूरे ही जा रही थी जैसे उसे छोड़ेगी नहीं। वो गुस्से से और छटपटाने लगी। गुंडा बोला, मारने तो हम तुझे आए हैं अभय, ये बेचारी लड़की तो फ्री फोकट में जाएगी, तुझे ऐसी नींद सुलाएंगे कि कभी दोबारा उठेगा ही नहीं। उस गुंडे की बात सुन अभय को पिछली रात खुद पर हुआ अटैक याद आ गया। कैसे अचानक वहां एक पूरा झुंड उसको मारने की कोशिश करने आ गया था। क्या ये लोग वही है? अभय ने उनकी शक्ल को और गौर से देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर उन्हें उसे मारना ही था तो कल रात उसे जिंदा क्यों छोड़ा। अभय, कितने कंफ्यूज्ड हो तुम सब। पहले ये ठीक से डिसाइड कर लो कि मुझे मारना है या नहीं, क्योंकि फिर से कल रात जैसा किया तो इस बार सच में गुस्सा आ जाएगा मुझे, और लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा गुस्सा उन पर बहुत भारी पड़ता है। गुंडा, लगता है तू सामने अपनी मौत देखकर बौखला गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। कोई बात नहीं, तेरा डर भी तेरे साथ ही खत्म कर देते हैं। अटैक। उस आदमी के ऐसा बोलते ही उसके सभी साथी अभय पर एक साथ टूट पड़े, और पिछली रात की ही तरह अभय के हाथ पैर अपने आप चलने लगे। उन लोगों के लिए उसे छू भी पाना नामुमकिन हो रहा था। मिहिका खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, और अभय पलक झपकते ही कभी यहाँ होता तो कभी वहाँ, और उसके हर वार में बिजली की तेजी और शेर सी ताकत होती। कुछ ही देर में सारे आदमी जमीन पर ढेर पड़े थे। वो अब दोबारा कभी उठने वाले नहीं थे। अभय उन सभी की तरफ देखकर मुस्कुराया। अभय, मुझे मारने आए थे, दो मौके तो झेले नहीं गए। ओह शिट, इनसे ये तो पूछा ही नहीं कि इन्हें भेजा किसने था। ये मेरे हाथ पैर भी ना कंट्रोल नहीं होता इनसे। अभय ने जैसे ही उसने मिहिका की तरफ देखा तो पाया कि मिहिका उसे आंखें झपकाए बिना एकटक देखे जा रही थी। अभय ने टेबल पर रखी एक एप्पल उठाई और फिर कुछ ऐसा कहा कि मिहिका सकपका गई। अभय, पगली, मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। मिहिका अपने आप से बोली, इस पागल की बातें सुनकर कौन कह सकता है कि ये वही आदमी है जिसने अभी अभी अकेले इस 4 आदमियों का काम तमाम कर दिया है। फाइट के टाइम तो लगता है जैसे इसमें किसी कुंग-फू फाइटर की आत्मा आ जाती है, और अब फिर बकवास चालू। इडियट। मिहिका, अपनी बकवास बंद करो और रस्सी खोलो मेरी, मुझे जाना है। अभय मिहिका के सामने ही एक चेयर लगाकर बैठ गया और उसके मुंह की टेप हटा दी। अभय, खोलता हूं, पर पहले ये बताओ कि तुम्हारा शबनम बानी शोला वाला ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया। 3 साल पहले तुम्हें ठीक ठाक ही छोड़कर गया था मैं। मिहिका अभय को ऐसे देखने लगी जैसे दिल में सवाल तो कई हैं बस जुबान पर नहीं आ रहे। अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाई तो मिहिका बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मिहिका, ना तुम 3 साल पहले वाले अभय हो और ना मैं वो मिहिका। सब कुछ बदल गया है। बस एक बात नहीं बदली कि तुम भी बाकी आदमियों के जैसे ही निकले अभय। यूजलेस, अब खोलो मुझे और इन बॉडीज को ठिकाने लगाओ। अभय मिहिका की बात समझने की कोशिश कर रहा था, पर सब उसके सिर के ऊपर से ही चला गया, और तभी मिहिका ने उसे फिर से घूर कर देखा। अभय ने मुंह बनाया और मिहिका की रस्सियां खोल दी। मिहिका रूम से बाहर निकलने लगी। अभय, ओह हेलो मैडम, थैंक कौन बोलेगा, मैंने जान बचाई है तुम्हारी। मिहिका, थैंक्स, और वो भी तुम्हें। मेरे कई एहसान हैं तुम पर, शायद वो सब याद नहीं आए तुम्हें। अपने दिमाग पर जरा जोर डालो अभय, शायद तुम्हें मेरे इस बिहेवियर की वजह भी याद आ जाए। मिहिका घर से निकल गई, और अभय उसे देखता रहा गया। मिहिका ने घर के बाहर पहुंचकर किसी को फोन लगाया। मिहिका, तुम्हें समझाया था ना कि अपने आदमियों से कहना कि मेरी रस्सी जरा लूज बांधे, हाथ खुलते तो बचाती उनको। अभय मारकर ही रुकता है। अपनी इस गलती की कीमत जान से हाथ धोकर चुकाई हैं उन सब ने। इडियट्स। इसका मतलब अभय पर यह हमला मिहिका ने करवाया था, पर क्यों? वो अभय को मारना क्यों चाहती है? कहीं इसका राज 3 साल पहले में तो नहीं छिपा? और अजब अभय को ये सब पता चलेगा तब क्या होगा?
लेकिन घर पर इस बात से अनजान अभय उन गुंडों की बॉडीज को वहां से हटाने में लगा था, ये सोचते हुए कि उसका कौन सा दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़ा है। वहां अगले दिन मनोज लासन टेक के ऑफिस के बाहर पहुंच गया था। बिल्डिंग देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिसकी बिल्डिंग बाहर से इतनी अच्छी थी वो ऑफिस अंदर से कितना अच्छा होगा। मनोज, कितनी बड़ी कंपनी है। अभय ने भी बिना तैयारी के बुला लिया और खुद भी नहीं आया अब तक। यहाँ मेरे जैसे सिंपल ग्रेजुएट के लिए क्या जॉब हो सकती है? जरूर गार्ड या पियोन की नौकरी होगी, क्योंकि मुझे तो कोई क्लार्क भी नहीं बनाएगा यहाँ। मनोज को यूं बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर ताका-झाकी करते देख सतीश कड़क आवाज में बोला। सतीश, आज से पहले जीवन में बिल्डिंग नहीं देखी क्या? यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या काम है तुम्हें? मनोज, जो पहले से नर्वस था, वो और भी घबरा गया। मनोज हिचकिचाते हुए बोला, मेरा इंटरव्यू है यहाँ, बस एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, अभी आता ही होगा। सतीश, तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ? जरा इंटरव्यू लेटर तो दिखाओ अपना। मनोज, इंटरव्यू लेटर? वो तो नहीं है मेरे पास। मनोज और भी ज्यादा घबरा गया था। उसे लगा कहीं अभय उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा, और सतीश उसे घूर रहा था। सतीश, पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो क्या? बिना लेटर के कौन बुलाता है? सब पता है हमें, आवारागर्दी करने आए हो यहाँ खड़े रखकर मैडम लोगों को परेशान करोगे। चलो जाओ यहाँ से, वरना लगाएंगे अभी एक डंडा। मनोज डरकर जरा पीछे हो गया। मनोज मन में बोला, ये अभय भी ना, पहले ही कोई इज्जत नहीं है दुनिया में और भी बेइज्जती करवाने में लगा है। मनोज अभय को कोसने में लगा था, तभी सख्त सतीश मुस्कुराने लगा और उसने किसी को जोर से सलूट किया। सतीश, गुड मॉर्निंग सर। मनोज सर सुनकर पीछे घूमा तो देखा वहां अभय खड़ा था। वो हैरानी से कभी गार्ड तो कभी अभय को देख रहा था। अभय, सतीश ये मेरा दोस्त है। और मनोज, तू यहीं खड़ा रहेगा तो इंटरव्यू कौन देगा? चल अंदर। अभय ने मनोज का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले गया। सतीश की सांस अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह गई। सतीश बुदबुदाया, अब से तो इस ऑफिस के बाहर से निकलने वाले हर इंसान से प्यार से बात करनी होगी। कौन अभय सर का दोस्त रिश्तेदार निकल आए क्या पता, कहीं जॉब से हाथ ना धोना पड़ जाए। सतीश ने सांसें तो रुक ही गई थी, लेकिन मनोज की हालत भी ठीक नहीं थी। मनोज, अभय, उस गार्ड ने तुझे सलूट क्यों किया? अभय, मुझे नहीं किया, मेरे पीछे किसी को किया होगा। मनोज, अच्छा, और उसने मुझे तो बिना इंटरव्यू लेटर अंदर आने से मना कर दिया, फिर तुझे कुछ क्यों नहीं बोला? अभय, मनोज, मेरे जिस दोस्त ने तेरे लिए यहाँ बात की है, मैं कल उसके साथ आया था तो गार्ड पहचान गया होगा। मेरे दोस्त ने बोलकर रखा होगा कि मैं आऊं तो अंदर आने दे। मनोज, ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा? मैंने तो आज तक तेरे मुंह से नहीं सुना किसी के बारे में। और इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है अभय? तूने कुछ भी तो नहीं बताया मुझे। अभय, मनोज बस कर, इंटरव्यू तेरा है, मेरा नहीं। कितने सवाल करेगा? प्रेरणा, ओ गॉड, पहले कल ये मनहूस अभय आया यहाँ, अब अपने इस फटीचर दोस्त को भी ले आया। अब क्या रोज तुम दोनों इडियट्स की शक्ल देखनी पड़ेगी मुझे? मनोज ने एक लड़की की आवाज सुनकर पीछे देखा तो वहां प्रेरणा खड़ी थी और बड़े ही गुस्से से उन दोनों को देख रही थी। मनोज के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। प्रेरणा, 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं दूंगी तुम दोनों को। यहाँ सभी बड़ी पोस्ट वालों से अच्छे रिलेशन है मेरे। प्रेरणा ने इतना कहा और वहां से चली गई। मनोज, अभय, ये यहाँ काम करती हैं। ये तो जॉब मिलने से पहले निकालने की बात कर रही हैं यार। तेरे डिवोर्स से पहले बहुत बेइज्जत किया है इसने, अब क्या रोज ये झेलना होगा? अभय, तू उस पर ध्यान मत दे मनोज। जॉब चाहिए ना, तो बस इंटरव्यू पर ध्यान दे। वो सामने जो रूम देख रहा है उसमें जाना है, घबराना मत, सब अच्छा होगा। मनोज घबराते हुए उस रूम में चला गया और तभी मिस्टर ओबरॉय अभय के पास आए। मिस्टर ओबरॉय, अभय सर, एक क्वेश्चन था, इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए है? आई मीन आपके फ्रेंड की क्वालिफिकेशन क्या है?
अभय, मिस्टर ओबरॉय, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मेरा दोस्त है और वो मिहिर को रिप्लेस करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओबरॉय, ओक सर। अभय, मिस्टर ओबरॉय, एक बात और, कल यहाँ ऑफिस में मुझे नोटिस बोर्ड पर अपनी एक फ़ोटो चाहिए। एम्प्लॉयज़ को अपने नए बॉस के बारे में पता चलना चाहिए ना। मिस्टर ओबरॉय, जी सर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अभय मन में बोला, प्रेरणा सिंघानिया, बहुत बेइज्जत कर लिया तुमने मुझे और मेरे दोस्त को। अब तुम्हारी बारी, तैयार रहो। एक के बाद एक कई झटके मिलने वाले हैं तुम्हें। वहां मनोज इंटरव्यू रूम में बैठा था। मिस्टर ओबरॉय वहां पहुंचे तो मनोज अपनी चेयर से खड़ा हो गया। मिस्टर ओबरॉय, अरे बैठो मनोज, कैसे हो? मनोज बहुत घबराया हुआ था। घबराहट के मारे उसका गला सूख गया था, इसलिए जब उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। मिस्टर ओबरॉय, घबराने की जरूरत नहीं है मनोज, सिंपल सी जॉब के लिए इंटरव्यू है, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। लो ये पानी पियो। मनोज ने एक सांस में पानी पिया और मिस्टर ओबरॉय को देखने लगा। मिस्टर ओबरॉय, अच्छा तो अपने बारे में कुछ बताओ, क्या करते हो, क्या पसंद है, घर में कौन कौन है? मनोज, सर इससे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिहाड़ी पर काम करता था। घर में हम 3 लोग हैं और हम गरीब लोगों की क्या पसंद और क्या नापसंद है, ज़रूरत पूरी हो जाए बस वही काफ़ी है। सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर मेहनती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मिस्टर ओबरॉय मनोज की बात सुनकर हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने उसे अपने चेहरे से झलकने नहीं दिया। मिस्टर ओबरॉय, मनोज कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये जॉब तुम्हारा हुआ। तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए महीना रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, फिर तुम्हें स्टाफ से मिलवाना है। मनोज ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। 1 लाख रुपए महीना, और ये कैसा इंटरव्यू था जिसमें कोई सवाल ही नहीं पूछा गया और कॉन्ट्रैक्ट पहले से रेडी रखा था, कहीं उससे कुछ गलत तो नहीं करवाया जाने वाला था। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुखी, उसे कुछ महसूस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जॉब उसके लिए ज़रूरी भी थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर मिस्टर ओबरॉय के पीछे पीछे चलने लगा, पर उसी नज़रें अभय को ढूंढ रही थी, अभी वहां से जा चुका था। मिस्टर ओबरॉय मनोज को एक रूम में लेकर गए, वहां प्रेरणा भी थी। मिस्टर ओबरॉय के साथ मनोज को देखकर वो हैरान रह गई। मिस्टर ओबरॉय, अटेंशन एवरीवन, ये हैं मिस्टर मनोज, न्यू मैनेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इन्होंने मिहिर को रिप्लेस किया है, आज से आप सबके बॉस यही हैं। ये सुनकर सभी तालियां बजने लगे और मनोज को कंग्रेचुलेट करने लगे, लेकिन प्रेरणा के तो होश उड़ गए। जिसे उसने इतना बेइज्जत किया वो उसका बॉस है। उसे लगा कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। कुछ ऐसा ही हाल मनोज का था, उसे इतनी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है और वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? उसे तो ठीक सा बात करना भी नहीं आता, फिर वो इतने पढ़े लिखे लोगों से काम कैसे करवाएगा? ये सोच सोचकर मनोज की हालत खराब हुए जा रही थी। वो बाहर निकला और अभय को फ़ोन लगाया। मनोज, तू कहाँ है अभय? और ये सब क्या हो रहा है? मैं मैनेजर, ये सब तूने कैसे किया? अभय, मनोज टाइम आने पर तुझे सब पता चल जाएगा। अभी ये सब टेंशन्स छोड़, घर जाकर वाइफ और अपने बच्चे के साथ जॉब मिलने की खुशी को सेलिब्रेट कर। भय ने मनोज से बात करके कॉल कट किया ही था कि तभी उसका फ़ोन फिर से बज उठा। फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा आ रहा था। अभय बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? विशाल राठौड़ ने कहा, मैं वो हूं जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में उठ रहे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। तुम पर अटैक कौन और क्यों करवा रहा है, सबका जवाब है मेरे पास। अगर जानना है तो शाम 7 बजे होटल मैरियट पहुंच जाना। कॉल करने वाले ने बस इतना कहकर कॉल कट कर दिया था। अभय को अब शाम का बेसब्री से इंतज़ार था, और जब वो मैरियट होटल पहुंचा तो एक काले रंग का 3 पीस सूट पहने एक लड़की अभय के पास आई और बोली, मिस्टर अभय, सो ग्लैड टू सी यू, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। अभय उस लड़की के साथ लिफ्ट में बैठा तो लड़की ने टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया।
कुछ देर में अभय ऊपर पहुंचा तो उसे एक टेबल की तरफ जाने का इशारा कर दिया गया। अभय ने देखा कि वहां पहले से कोई बैठा था जिसकी अभय केवल पीठ देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर पहुंचा तो वहां जो बैठा था उसे देखकर भौचक्का रह गया। अभय, आप। सामने चेयर पर विशाल राठौड़ बैठा था। विशाल राठौड़, हाय अभय, आओ बैठो। अभय, मिस्टर राठौड़, आप जानते हैं मुझ पर किसने अटैक किया? विशाल राठौड़, हाँ, मैंने करवाए थे तुम पर अटैक। अभय ने चौंक कर कहा, आपने? पर क्यों? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? विशाल राठौड़, तुम्हारा टेस्ट था वो अभय, जिसमें तुम पास हुए। अभय, टेस्ट? पर किस लिए? विशाल राठौड़, जब से तुमने मेरी जान बचाई थी अभय, मैं तब से तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी बेटी सानिया की जान खतरे में है, तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया, लेकिन फिर पता चला कि तुम 3 साल से सर्विस से बाहर थे, इसलिए तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ा कि अपनी बेटी को लेकर तुम पर यकीन भी कर सकता हूं या नहीं। अभय, और मैं टेस्ट में पास हो गया, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। विशाल, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का साया बनकर 24 घंटे उसके साथ रहो। मुझे झुकाने के लिए मेरे दुश्मन मेरी बेटी का सहारा ले रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि सानिया मेरी बेटी होने की सजा भुगते। तुम्हें जो रिसोर्स चाहिए, जितने पैसे चाहिए, मैं सब दूंगा। बस तुम्हें मेरी बेटी को सेफ रखना है और ये पता लगाना है कि उसे कौन नुकसान पहुंचना चाहता है। अभय मन में बोला, अब इन्हें कैसे बताओ कि इनकी बेटी को नहीं, बल्कि इनकी बेटी से लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्पेशली मुझे। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, थैंक गॉड यहाँ नहीं आई। अभय ने ये सोचा ही था कि तभी पीछे से एक लड़की आवाज आई, सानिया। हाय पापा, तो किस स्पेशल गेस्ट से मिलवाने बुलाया है आपने मुझे? अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सानिया उनकी तरफ आ रही थी। उसे देखकर अभय का मुंह बन गया, और सानिया को तो जैसे जोर का झटका लगा। उसकी एक्साइटमेंट एकदम से शौक में बदल गई। वो मन में बुदबुदाई, सानिया, ये यहाँ कहीं इसने पापा को सब बता तो नहीं दिया? इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। विशाल, कम सानिया, मीट अभय। इनसे पुरानी जान पहचान है हमारी, पर आज तक तुम नहीं मिली इनसे। ये हमें ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, इसलिए सोचा तुम्हें मिलवा दूं। अभय, मीट माई डॉटर सानिया, यू विल वर्क एज हर लेफ्ट हैंड इन ऑफिस। सानिया ने एक पल तो चैन की सांस ली कि अभय ने उसके पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले ही पल उसे टेंशन होने लगी कि जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद उसे उसके साथ दिन भर रहना पड़ेगा। लेकिन वो अभी इस वक्त ज्यादा रिएक्ट करके माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती थी, इसलिए उसने बस फीकी सी मुस्कान दी। फिर तीनों ने साथ डिनर किया, जहां विशाल राठौड़ बोला, विशाल राठौड़, अब जब तुम दोनों को साथ काम करना ही है तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लो, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। सानिया ने मना करना चाहा, लेकिन अपने पापा के खिलाफ बोल पाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसे अभय के साथ जाने के लिए मानना ही पड़ा। दोनों होटल से बाहर निकले। सानिया, अजीब मुसीबत है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो घर पर आराम से सोती। अभय, ओह मैडम, मुझे भी कोई मजे नहीं आ रहे तुम्हारे साथ जाने में, तुम कब क्या कर बैठो, कोई भरोसा नहीं है। सानिया, अच्छा तो तुम्हारा भरोसा है, झूठ बोलने में पीएचडी की है तुमने। बोल रहे थे कि पापा को नहीं जानते, अब ये पुरानी जान पहचान कहाँ से निकल आई, लायर। अभय, अब तुम यही सड़क पर लड़ती रहोगी मुझसे या मैं जाऊँ घर? बोल दूंगा मिस्टर राठौड़ को कि तुम इंटरेस्टेड नहीं थी कहीं जाने में। पापा का नाम सुनते ही सानिया चुप हो गई, और फिर वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है, एक नया क्लब खुला है यही पास में, वहाँ चलते हैं, थोड़ा टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला लेती हूँ, ताकि तुम्हें ना झेलना पड़े। अभय, ओ थैंक यू सो मच, तुम्हारी फ्रेंड के आने से मुझे भी तुम्हें झेलने के लिए कोई पार्टनर मिल जाएगा, बस आई होप तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी जैसी ना हो। तभी सानिया का ड्राइवर कार लेकर आ गया। दोनों उसमें बैठे और कुछ ही देर में क्लब में पहुंच गए।
सानिया की फ्रेंड अंकिता भी कुछ देर में क्लब आ गई और उन पर नजर पड़ी अनुराग की, जो सूर्या और रिया के साथ वहां आया था। अनुराग, ये फटीचर यहाँ भी आ गया। इन जैसों को तो क्लब के बाहर भी भटकने नहीं देना चाहिए, और यह आदमी अंदर घूम रहा। उस दिन पार्टी में तो विशाल राठौड़ की वजह से इसे कुछ नहीं बोल पाया, पर आज मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। रिया, किसकी बात कर रहे हो तुम अनुराग? अभी तो पहला ड्रिंक ही पिया है और तुम अभी से बहक गए। अनुराग, शट अप रिया। वो देखो तुम्हारा एक्स हस्बैंड अभय आज एक नई लड़की के साथ आया है। इसकी औकात इतनी बढ़ कैसे गई? कभी बैंक मैनेजर तो कभी विशाल राठौड़ की बेटी। रिया ने अभय को 2 लड़कियों के साथ बैठा देखा तो वो जल भूनकर राख हो गई। रिया, ब्लडी गोल्ड डिगर, लोगों को फंसाना बहुत अच्छे से आता है इसे। सूर्या प्लीज चलो यहाँ से, मुझे इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। सूर्या, रिया और अनुराग, तुम दोनों तो बिना बात ही अपना खून जला रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है इसे सबक सिखाने का, चलो मेरे साथ। अनुराग और रिया सूर्या के पीछे चलने लगे, लेकिन सूर्या करने क्या वाला था? तीनों क्लब के मैनेजर के ऑफिस के बाहर खड़े थे। रिया बोला, सूर्या हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लान क्या है तुम्हारा? सूर्या बोला, बस तुम देखती जाओ रिया। तीनों ऑफिस के अंदर गए तो सामने क्लब का ओनर जतिन कपूर बैठा था। सूर्या को देखकर वो मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। जतिन बोला, हाय सूर्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो तुम? सूर्या बोला, हाय जतिन, आई एम गुड। मीट माय वाइफ रिया एंड माय फ्रेंड अनुराग। क्लब बहुत अच्छा बनाया है तुमने, इंटीरियर से लेकर खाना सब एकदम प्रीमियम क्वालिटी। जतिन बोला, ओ थैंक्स सूर्या, आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग इट, योर फूड एंड ड्रिंक्स आर ऑन मी ऑक। सूर्या बोला, हाउ जेनरस ऑफ यू जतिन, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा इसलिए मुझे अभी तुम्हारे पास आना ही पड़ा। जतिन बोला, क्या मतलब तुम्हारा सूर्या, मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? सूर्या बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कशिश का नया बॉयफ्रेंड अभय यहीं नीचे हैं और वो भी किसी और लड़की के साथ, बेचारी कशिश के साथ गेम्स खेल रहा है, मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। जतिन ये सुनकर आग बबूला हो गया। हालांकि कशिश उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस उसे ही कशिश में इंटरेस्ट था, वो तो उसे भाव तक नहीं देती थी। ऐसे में उसका नया बॉयफ्रेंड उसी के क्लब में मजे कर रहा था। ये बात जतिन से बर्दाश्त नहीं हुई। आज सही मौका था उसे उसकी औकात याद दिलाने का। जतिन ने अपने एक बॉडीगार्ड को भेज दिया अभय को बुलाने के लिए। जतिन बोला, थैंक्स सूर्या, आई विल हैंडल द सिचुएशन, तुम लोग एंजॉय करो। तीनों बाहर निकले और ऐसी जगह खड़े हो गए जहां से ऑफिस के गेट पर नजर रख सके। वहां वो बॉडीगार्ड अभय के पास पहुंचा। अभय सर, क्लब के ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। सानिया और अंकिता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सानिया बोला, क्लब का ओनर तुम्हें क्यों बुला रहा है? अभय बोला, लेडीज वो मेरा फ्रेंड है, तो मिलने बुला लिया होगा। आप दोनों एंजॉय कीजिए, मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूं आपको। अभय वहां से गया। सानिया झट से बोली। सानिया बोला, अंकिता तुझे किसी काम से बुलाया है यहाँ। इस अभय को हमें बहुत सारी शराब पिलानी है, फिर इसके दिल की बात जाननी है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलने वाली। अंकिता छेड़ते हुए बोली, सानिया तुझे अभय से प्यार व्यार तो नहीं हो गया जो ऐसी बचकानी हरकतें कर रही हैं? तुझे क्या उसकी बेहोशी का फायदा उठाना है? क्या हो रहा है ये सब? सानिया बोला, प्यार और वो भी इस आदमी से कभी नहीं। ये मेरे टाइप का है ही नहीं। मुझे स्ट्रॉन्ग मैचो मैन पसंद है। ये तो एकदम लल्लू है, इसे तो एक पंच में ही ढेर कर सकती हूँ मैं। मुझे तो ये पता करना है कि उसकी असली पहचान क्या है, कौन है ये। होश में इससे कुछ उगलवाना इम्पॉसिबल है क्योंकि यह इतना ओवर स्मार्ट बनता रहता है, इसलिए ये रास्ता अपना रही हूँ। अब जब वापस आए तो इसे ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाकर अपने कंट्रोल में कर लेंगे। यहाँ सानिया प्लान बना चुकी थी और वहाँ ये देखकर कि अभय जतिन के ऑफिस में चला गया है, सूर्या, रिया और अनुराग खुश हो गए थे, ये सोचकर कि अभय सही सलामत बाहर नहीं निकलेगा।
अभय जतिन के ऑफिस में घुसा तो वहां उस समय जतिन के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड खड़े थे। अभय, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूं, क्यों बुलाया है मुझे? जतिन, तुझे ये वार्निंग देने बुलाया है कि कशिश से दूर रहना, वो मेरी बंदी हैं। अभय, अच्छा जी, उसने तो कभी बताया नहीं, मैं कैसे मान लूं तुम्हारी बात? जतिन, तू क्या तेरा बाप भी मानेगा? जब मेरे बॉडीगार्ड्स तेरे हड्डी पसली एक कर देंगे तो अपने आप तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ये कहते ही जतिन ने अपने बॉडीगार्ड्स को अभय को मारने का इशारा कर दिया। लेकिन अभय ने अपने एक ही पंच से एक बॉडीगार्ड को जमीन पर गिरा दिया। ये देख जतिन चौंक गया। इसके बाद उनकी लड़ाई चलती रही और एक के बाद एक सभी बॉडीगार्ड्स जमीन पर ढेर हो गए। जतिन को इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने तभी अपनी गन बाहर निकाली और अभय पर तान दी, पर जतिन गोली चलाता उससे पहले अभय ने हवा में ऐसे छलांग लगाई कि उसकी लात खाकर गन नीचे गिर गई। जतिन गुस्से से पागल हो गया और उसने अभय को पंच मारा। अभय ने भी हाथापाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और जतिन को अधमरा कर दिया। अभय, मैं दुश्मन को जिंदा छोड़ने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन तुझे और तेरे एक बॉडीगार्ड को जिंदा छोड़ रहा हूं, तुझे ताकि तुझ में मेरा डर बना रहे, और तेरे बॉडीगार्ड को, क्योंकि कोई तो तुझे भी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए चाहिए ना। अभय ने अपनी शर्ट झाड़ी और बाहर निकल गया। रिया, सूर्या और अनुराग अभय को कमरे से सही सलामत निकलता देखकर भौंचक के रह गए। तभी अनुराग बोला, अनुराग, ये तो ऐसे बाहर आ रहा है जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। जतिन ने कुछ किया क्यों नहीं? तीनों पूरी बात जानने के लिए ऑफिस के अंदर भागे और अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 3 लोग जमीन पर पड़े थे और जतिन को कई जगह चोट लगी थी। वो कुर्सी पर बैठा था लेकिन ज्यादा हिल डुल नहीं पा रहा था। उसे देखकर सूर्या बोल पड़ा, सूर्या, जतिन ये सब क्या हुआ? क्या अभय ने किया ये सब? जतिन गुस्से में बोला, खुद को बहुत बड़ा फाइटर समझता है ये अभय, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सूर्या, जतिन, क्या अभय ने अकेले ने ये सब किया? जतिन, उसका दिन अच्छा था जो बच गया, वरना मैं अकेला ही काफी हूं उसके लिए। सूर्या, अनुराग और रिया ये देखकर हैरान थे कि अभय में इतनी ताकत कहाँ से आई। पहले पैसा और फिर ताकत, तीनों के मन में अभय के लिए जलन पैदा होने लगी। लेकिन इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो तीनों बेइज्जती का घूंट पी कर रह गए। वहां अभय अंकिता और सानिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उनकी टेबल पर तरह तरह की शराब रखी थी, महंगी से महंगी। अभय, क्या बात है, इतनी शराब? तुम दोनों में से किसकी जिंदगी में इतना गम है? सानिया, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, खुशी में भी पी जाती है, तुम भी लो ना। अभय, नो थैंक्स। सानिया, अरे पी लो, पापा से नहीं कहूंगी। अभय ने एक पैग एक झटके में पी लिया। अभय, तुम्हारे पापा से तुम डरती होगी, मैं नहीं। अभय को पिलाने के चक्कर में सानिया ने खुद ने बहुत पी लिया और नशे में वो बोल गई जो नहीं बोलना था। सानिया की जुबान लड़खड़ाने लगी, अरे जल्दी जल्दी पियो यार, और बताओ फिर तुम्हारी सच्चाई। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो? इतनी प्लानिंग की है तुमसे आज सच उगलवाने की, यार कुछ तो बोलो। सानिया की बात सुनकर अभय उसे चौंक कर देखने लगा और अंकिता की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अंकिता, नशे में बहुत बड़बड़ कर रही है सानिया, अब हमें इसको घर छोड़ देना चाहिए। दोनों ने सानिया को कार में बैठाया और कुछ ही देर में सानिया के घर के बाहर पहुंच गए और उनके वहां पहुंचते ही एक बाइक उनकी कार पास से गुजरी। एक जोरदार आवाज हुई। बाइक वालों ने कार का विंडो ग्लास तोड़ दिया था। बाइक आगे से मुड़कर फिर से आई। अंकिता ने सानिया को नीचे की तरफ धक्का दिया और एक बियर बॉटल विंडो के बाहर फेंकी, जो सीधा जाकर बाइक को लगी। अभय उसका निशाना देखकर चौंक गया, लेकिन तभी कार से उतरा और बिना कुछ कहे वहां से निकलकर भाग गया और अंकिता उसे देखती रह गई। सानिया की कार पर हमला हुआ और अभय वहां से निकल गया। अंकिता ये देखकर हैरान थी कि अभय मुसीबत में पड़ी 2 लड़कियों को अकेला छोड़कर भाग गया था। अंकिता बोली, फट्टू कहीं का। सानिया सही बोल रही थी।
सिर्फ बातें कर लो इससे, वरना तो एक दल लपपू है। अब इसे सानिया के आसपास भटकने भी नहीं दूंगी। पता नहीं विशाल अंकल ने इसे सानिया के साथ कैसे भेज दिया। लेकिन हकीकत कुछ और थी। अभय भागा नहीं था, वो तो सानिया के घर के अंदर था, ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई अंदर छिप कर तो नहीं बैठा। और उसका शक सही निकला। पूरे घर में अंधेरा था और सानिया के रूम में चेयर पर अभय को एक आदमी बैठा दिखा। बाहर अंकिता सानिया को बचाने के लिए लड़ रही थी और अंदर अभय उस आदमी पर हमला करने के लिए तैयार था। अभय, तू जो भी है, यहाँ आ तो गया लेकिन जिंदा नहीं जाएगा। आदमी बोला, क्या तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? ईगल गैंग के हेड का बेटा हूं मैं। इतना बोल रहा है ना तू, अभी 2 मिनट बाद गिड़गिड़ाता नजर आएगा। अभय ने कहा, 2 मिनट? इतना टाइम? इतने में तो मैं 10 को सुलटा दूं। 3 साल हो गए तेरे गैंग के लोगों को मारे, पर आज मौका मिला है तो अपने वॉचमैन ग्रुप के खाते में 1 पॉइंट ऐड कर ही देता हूं। अभय की बात सुनते ही वो आदमी कांपने लगा। आदमी बोला, वॉचमैन ग्रुप का क्या तुम नंबर 0 हो? अभय, हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। अब आया न ऊंट पहाड़ के नीचे। वो आदमी और कुछ बोल पाता उससे पहले अभय ने चाकू से उसकी गर्दन काट दी। फिर वही रखे कुछ पेपर्स उसकी गर्दन पर लपेट दिए ताकि खून न फैले। उस आदमी के हाथ में एक पेपर वेट थे जो उसका गला कटते ही उसके हाथों से छूट गया। अभय ने उठाकर अपनी पॉकेट में रखा और जैसे ही उसे बाहर से किसी के आने आवाज आई, अभय उस आदमी की बॉडी लेकर खिड़की से बाहर कूद गया। हर कैमरा, हर गार्ड की नज़र से बचता हुआ घर से बाहर निकल गया और खुशी और मिहिका को हेल्प के लिए बुला लिया। जैसे ही वो दोनों कार लेकर वहां पहुंची, अभय डेड बॉडी को कार की डिक्की में डालकर अंदर बैठ गया। खुशी, ये किसकी बॉडी है अभय? अभय, ईगल गैंग के आदमी की। सानिया राठौड़ पर अटैक किया था आज, टपका दिया। ये सुनकर मिहिका गुस्सा हो गई और अभय को घूरने लगी। मिहिका, ये क्या किया तुमने अभय? इसको मारा क्यों? इससे हम इनकी आगे की प्लानिंग पूछ सकते थे, लेकिन तुम्हारी होशियारी के चक्कर में हमने यह मौका मिस कर दिया। अभय, यार मैं खुद को रोक नहीं पाया। जस्ट इमेजिन, ईगल गैंग के हेड के बेटे को मैंने मारा। मिहिका, इतनी बड़ी बात है ये? मिहिका, अभी 2 रातों से लोगों को मार ही रहे हो तुम अभय, मन नहीं भरा तुम्हारा? अभय, उसकी तो तुम बात ही मत करो मिहिका, तुमने विशाल राठौड़ का साथ दिया, मुझे टेस्ट कर रही थी। मिहिका, तो क्या गलत किया? तुम पर ऐसे ही ट्रस्ट कर लेते। हम सबको टाइम टाइम पर खुद को प्रूव करना पड़ता है, और तुम तो फिर 3 साल से शांति के पुजारी बने हुए थे। दोनों को फिर से लड़ता देख खुशी बीच में बोल पड़ी। खुशी, चुप रहो दोनों। तुम दोनों की लड़ाई में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब किसी ने भी मुंह से एक शब्द भी निकाला तो इस डेड बॉडी के साथ दोनों को यही छोड़ जाऊंगी। थैंक गॉड, चीफ ने मुझे तुम लोगों के साथ रहने को नहीं कहा। अभय और मिहिका चुप तो हो गए थे लेकिन तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जाने दोनों के बीच 3 साल पहले क्या हुआ था जो मिहिका उससे आज तक गुस्सा थी। अभय को लग रहा था उसकी बाकी की जिंदगी मिस्ट्री एक तरफ, लेकिन यह मिहिका वाली का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वो खूंखार शेरनी जैसे उसके सर पे सवार रहेगा। दूसरी तरफ अगली सुबह सानिया सोकर उठी तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे कुछ याद नहीं था, बस उसके दिमाग में आखिरी याद क्लब के अंदर की थी। अंकिता ने उसे नींबू पानी पकड़ाया। सानिया, ओह मेरा सिर। अंकिता, कल क्या हुआ वहां? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। उस अभय ने कुछ बताया अपने बारे में? अंकिता, उसने तो कुछ नहीं बताया लेकिन तूने उल्टी कर दी। अरे प्लान तो उसे पिलाने का था ना, फिर तूने क्यों शॉट पर शॉट मार लिए? उसके सामने सब बड़बड़ कर दिया कि तेरा क्या प्लान था। सानिया, ओह नो, फिर क्या बोला वो? अंकिता, वो डरपोक क्या बोलेगा, मुसीबत आते ही दुम दबाकर भाग तो गया था। सानिया, कैसी मुसीबत? अंकिता ने सानिया को पिछली रात हुई सारी बातें बताए। सानिया, बोला था ना मैंने, किसी काम का नहीं है वो, पर पता नहीं पापा उसको इतना भाव क्यों देते हैं। बात करते हुए सानिया की नज़र जमीन पर गई।
कुछ देखकर वो चौंक गई। सानिया, अंकिता, कल शाम जब मैं घर से निकली थी तब ये टाइल बिल्कुल ठीक थी, फिर टूट कैसे गई? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गिरा हो इस पर। अंकिता, किसी सर्वेंट ने कुछ गिरा दिया होगा। सानिया ने घर में काम करने वाले सभी लोगों से पूछताछ, लेकिन किसी को टूटी टाइल के बारे में कुछ नहीं पता था। दरअसल पिछली रात उस आदमी के हाथों से जो पेपर वेट छूटकर नीचे गिरा था, उसी से टाइल टूट गई थी। अभय ने वो पेपर वेट तो उठा लिया था, लेकिन जल्दी जल्दी अंधेरे में वो टूटी टाइल नहीं देख पाया। सानिया, अंकिता, मेरा पेपर वेट भी गायब है। वो मुझे दादी ने दिया था। यहाँ कुछ तो हुआ था, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। लेकिन सानिया को सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला, पर उसे पूरा शक हो गया था कि पिछली रात कोई न कोई तो उसके रूम में आया था, पर कौन? वहां ऑफिस में अभय की फोटो कंपनी के नोटिस बोर्ड पर लगाई जा चुकी थी, और सभी अपने नए बॉस को देखकर हैरान थे। इतनी यंग एज में कोई इतनी बड़ी कंपनी का ओनर कैसे बन सकता था? प्रेरणा, जो अपने काम में बिजी थी, उसके पास उसकी एक कॉलीग भागते हुए आई। फीमेल वॉइस सुनाई दी। प्रेरणा, तूने अपने नए बॉस की फोटो देखी? प्रेरणा, किसी बुढ़े की फोटो देखकर क्या करना है मुझे? मीटिंग में मिल लूंगी किसी दिन। फीमेल वॉइस सुनाई दी। यही तो बात है, तू सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। हमारा नया बॉस एक यंग और डैशिंग बंदा है। प्रेरणा, अच्छा, फिर तो होगा कोई अमीर बाप का बेटा, अपना फैमिली बिजनेस संभालने आया होगा। ये अमीरों के मजे हैं, बस कहीं बाहर जाकर एमबीए वेम बा कर आओ और फिर बन जाओ कंपनी के मालिक। प्रेरणा ने ये बात बोल दी थी, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में और भी बातें चलने लगी। प्रेरणा, यंग अमीर बॉस, यही तो चाहिए था। अब ये न्यू बॉस ही बनेगा मेरे कंपनी में ऊपर जाने का रास्ता। प्रेरणा हमेशा यही तो करती थी। मिहिर से भी उसने इसलिए रिलेशन बनाया था ताकि कंपनी में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके, और अब मिहिर गया तो ये नया बॉस, और ऐसा होता भी तो क्यों नहीं। प्रेरणा इतनी सुंदर थी कि ऑफिस में मेल एम्प्लॉय की उसके पीछे लाइन लगी रहती थी। और अब प्रेरणा को अपना नया शिकार मिल गया था। वो अपने नए बॉस की पिक्चर देखने के लिए तेज कदमों से चलते हुए नोटिस बोर्ड के पास पहुंची, लेकिन अभय की फोटो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फोटो के नीचे नाम पढ़ा तो उसका सिर चकराने लगा। प्रेरणा, अभय मेरा बॉस और इस कंपनी का मालिक, पर यह कैसे हो सकता है? प्रेरणा को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने झट से बोर्ड की फोटो खींची और रिया को सेंड कर दी, और जैसे प्रेरणा के होश उड़े थे, ठीक वैसे रिया को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रिया, पहले कशिश के साथ विशाल राठौड़ की पार्टी में आना, फिर सोशल राठौड़ की बेटी के साथ क्लब जाना, फिर वो पॉश सोसाइटी में घर, और अब पूरी की पूरी कंपनी खरीद ली। आखिर अभय के पास इतने पैसे आए कहाँ से? कुछ तो हैं जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। मैं पता लगा कर रहूंगी। एक तरफ रिया और प्रेरणा दोनों अभय की इस नई तरक्की को हजम ही नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ अभय की हरकतों से मिहिका की टेंशन बढ़ती जा रही थी। जब अभय अपने घर पहुंचा तो मिहिका और खुशी उसी का इंतजार कर रहे थे। तभी खुशी ने अपने दोनों हाथ आगे किए और अभय को उसमें से एक हाथ चूज करने के लिए कहा। अभय ने एक हाथ की तरफ इशारा कर दिया। अभय, तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं खुशी। मुझे याद है जब तुम 12 साल की थी और मैं तुम्हें वॉचमैन ग्रुप में लाया था, तब भी ऐसी ही हरकतें करती थी। अब क्या चूज करवाया है तुमने कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइस क्रीम खाओ या वनीला फ्लेवर? खुशी, नहीं, ये चूज करवाया कि इस मिशन में तुम सानिया के बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं, और तुमने चुना कि हाँ, बनोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभय, क्या दिमाग ठीक भी है तुम्हारा? उस पागल लड़की का बॉयफ्रेंड मैं हरगिज नहीं बनूंगा। इससे अच्छा तो ब्रह्मचारी बन जाओ। ये जरूर मिहिका का आइडिया होगा। मिहिका, अभय तुम तो क्लबिंग में लगे हो, तो किसी को तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। कल रात के इंसिडेंट के बाद मिस्टर राठौड़ चाहते हैं कि अब तुम सानिया के साथ हर वक्त रहो। वैसे उन्होंने तो तुम्हें सानिया का पा बनाने के लिए कहा था, लेकिन पा केवल ऑफिस में साथ रह सकता है, घर पर नहीं। इसलिए हमने तुम्हें सानिया का बॉडीगार्ड बनाने के लिए कहा।
पर वो बोले कि वो सानिया को ये बताकर डराना नहीं चाहते कि उसकी जान खतरे में है। अभय सानिया को डराना नहीं चाहते, वो लड़की अच्छे अच्छों को डरा दे। वो क्या किसी से डरेगी? मैं ही जाकर मिस्टर राठौड़ से बात कर लेता हूँ कि भैया अगर 24 घंटे उनकी बेट के साथ रहा तो मुझे उससे प्रोटेक्ट कौन करेगा? अभय कुछ ही देर में मिस्टर विशाल के ऑफिस के बाहर था, लेकिन वहां भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। बाहर पूरा मीडिया इकट्ठा था और एक ऑर्केस्ट्रा वहां खड़ा था। अभय कुछ समझ पाता तभी एक सूटेड बूटेड लड़का वहां आया और सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगा कि जैसे ही वो इशारा करे तो म्यूजिक प्ले करना है, फूल बरसाने हैं। और तभी एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी और वो लड़का कुछ नर्वस हो गया। कार का दरवाज़ा खुला तो एक लड़की का एक पैर निकलकर बाहर आया। लड़के ने इशारा किया तो ऑर्केस्ट्रा लाइव म्यूजिक बजाने लगा और फिर अभय ने जो देखा उसके बाद वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कार में से सानिया बाहर निकली। वो लड़का दौड़कर उसके पास चला गया और रेड रोजेस का बड़ा सा बोके उसके सामने रख घुटने के बल बैठ गया। सभी मीडिया वाले उनकी फोटो लेने लगे। ये देखकर सानिया हक्की बक्की रह गई। सानिया, राज, उठो, ये क्या कर रहे हो तुम? इट्स सो एम्बैरेसिंग। राज, सानिया, जब प्यार किया तो डरना क्या? और तुम कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, तो क्या मुझसे शादी करोगी? सानिया शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी और अभय उसे तो जैसे बहुत मजे आ रहे थे। वो फोन निकालकर सानिया का वीडियो बनाने लगा। सानिया, राज, मुझे पता नहीं कि तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। ये सुनकर राज का मुंह उतर गया। उसने सानिया के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी, वरना वो मीडिया को क्यों बुलाता। राज, सानिया, फिर वो हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली के मैसेजेस भेजने का क्या मतलब था? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो कभी तुमने मुझे कभी हैप्पी रक्षाबंधन का मैसेज क्यों नहीं भेजा? क्यों बढ़ने दी हमारे बीच ये गलतफहमी? सानिया, राज, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन हियर, गो। राज, आखिर क्या कमी है मुझमें? सानिया, प्लीज इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट मत करवाओ। सानिया पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। सानिया, राज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही सब आपस में खुसर पुसर करने लगे। तभी सानिया ने मुंह छिपाकर हंस रहे अभय की तरफ देखा। सानिया, अभय मेरा बॉयफ्रेंड है, वो जो ब्लू शर्ट में खड़ा है। सानिया भाग कर गई और जाकर अभय का हाथ पकड़ लिया। अभय हक्का बक्का रह गया। सभी मीडिया वाले अभय और सानिया की तरफ मुड़े और उस फोटो देखने लगे। तभी राज चिल्लाया, राज, तुम सबको मैंने पैसे देकर बुलाया है, फिर इसकी फोटो क्यों ले रहे हो? इस आदमी की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। सानिया, ये तुम्हारी पसंद को क्या हो गया? लगता है तुम पागल हो गई हो। विशाल, मेरी बेटी को पागल बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभय की औकात की बात कर रहे हो, मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? राज, अब चुपचाप से अपना बैंड बाजा लेकर निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से कहकर फिंकवाता हूँ तुम्हें बाहर। सामने विशाल राठौड़ खड़ा था जो घूरकर राज को देख रहा था। उसे देखते ही सानिया की सिट्टी पिट्टी भी गुल हो गई। और अभय, वो तो ये सोच रहा था कि किस मनहूस घड़ी में उसने बॉयफ्रेंड वाला हाथ पकड़ा था, और राज की तब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। विशाल ऑफिस की बिल्डिंग में घुसा तो उसके पीछे पीछे सानिया और अभय भी अंदर चले गए। अभय, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? उससे बचना था तो मुझे क्यों फंसा दिया? सानिया, तो जब वो राज मुझे सबके सामने एम्बैरस कर रहा था तो आते न बचाने, तब तो खी करते हुए मेरा वीडियो बना रहे थे। अब ये बताओ कि पापा को क्या बोलेंगे? अभय, और क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। मुझे तुम्हारे झमेलों से दूर रखो। तुम्हें डर लगता है अपने पापा से, मुझे नहीं। मैं सब बता रहा हूँ उन्हें। विशाल, अभय, मेरे केबिन में आओ। सानिया, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। अभय जैसे ही कैबिन में गया तो विशाल राठौड़ ने जो बात कही उसे सुनकर वो हक्का बक्का रह गया। विशाल, जल्द से जल्द तुम्हें मेरी बेटी से सगाई करनी होगी। अभय,
अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।